प्रश्न नंबर है आपका 3087। शीर्षक सूरी द्वारा प्रारंभ में की गई भूमिकर प्रणाली में मूल्यांकन का आधार फसल की सही पैदावार थी, जमीन की सही पैमाइश, जमीन का सामान्य एवं संभावित भूमापन, राजस्व अधिकारियों द्वारा मनचाही प्रणाली। तो प्रश्न आपका क्या था? शीर्षक सूरी द्वारा प्रारंभ की गई भूमिकर प्रणाली में मूल्यांकन का आधार क्या था? तो आपका मूल्यांकन का आधार था आपका ऑप्शन नंबर बी, जमीन की सही पैमाइश। तो शेरशाह सूरी ने क्या किया था? जमीन को बटाई पर दे दिया था, बटाई व पट्टे पर। तो उसकी सही पैमाइश करवाई गई थी और किसान से लिखवा लिया था कि आपको इतना लगान देना है। तो शेरशाह सूरी द्वारा प्रारंभ की गई भूमिकर प्रणाली में मूल्यांकन का आधार था। तो मूल्यांकन आधार का क्या था आपका? जमीन की सही पैमाइश। अगला प्रश्न आपका 3068। सीधे रैयत किसान से मालगुजारी वसूल करने की प्रथा किसने प्रारंभ की? रैयत किसको कहा गया है? सीधे डायरेक्ट किसान से आप लगान वसूल करें, उसको क्या कहा जाता था? रैयत। तो सीधे रैयत से मालगुजारी वसूल करने की प्रथा किसने प्रारंभ की? अकबर ने, शेरशाह ने, शिवाजी ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो किसने प्रारंभ की थी रैयत की सबसे पहले शुरुआत? वह की थी आपकी शेरशाह सूरी ने। इसने क्या किया था? किसानों को पट्टे या बटाई पर कृषि दे दी गई थी और उससे सीधे डायरेक्ट लगान किसको जाती थी? सुल्तान को। इससे पहले क्या होता था? जमींदार को जमीन दे दी जाती इस इलाके की, तो जमींदार फिर अपने अनुसार किसानों को देता था और उनसे लगान वसूल करता था। तो वो ज़्यादा लगान वसूल करता था और शासन तक कम पहुँचती थी। तो शेरशाह सूरी ने क्या अच्छा काम किया था? डायरेक्ट किसानों को ही भूमि सौंप दी थी और उनसे सीधे डायरेक्ट लगान ली थी। तो सीधे रैयत किसान से मालगुजारी वसूल करने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न, जरीवाना नामक कर किसने लागू किया? बहलोल लोदी ने, मोहम्मद तुगलक ने, इस्लाम शाह ने, शेरशाह ने। तो प्रश्न क्या है? जरीवाना नामक कर किसने लागू किया था? तो वह किया था आपका शेरशाह सूरी ने। तो जरीवाना नामक कर किसने लागू किया था? शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न, शेरशाह की कृषि नीति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? शेरशाह ने विभिन्न प्रकार की फसलों पर राज्य के हिस्से के लिए दरें निर्धारित की। शेरशाह ने बोई गई जमीन की माप पर जोर दिया। प्रत्येक किसान द्वारा दिए जाने वाली मात्रा को पट्टा कहे जाने वाले कागज पर लिखवाया। डी, माप जो करने वालों की अपनी इच्छानुसार अपना शुल्क लेने की छूट दी गई है। तो प्रश्न आपका क्या था? शेरशाह की कृषि नीति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो आपका ए क्या था? शेरशाह ने विभिन्न प्रकार की फसलों पर राज्य के हिस्से के लिए दरें निर्धारित की। सही बात थी, यानी कि इसने विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न राज्य की कर नीति इसने बनाई थी। नंबर 2, शेरशाह ने बोई गई जमीन की माप पर जोर दिया था, यानी कि जितने भी कृषि इसने बोई गई थी उसकी पूरी इसने माप करवाई थी और उसी के अनुसार इसने लगान लगाया था। नंबर 3, प्रत्येक किसान द्वारा दिए जाने वाली मात्रा को पट्टा कहे जाने वाले कागज पर लिखवाया। इसने क्या किसानों से लिखवा लिया था कि आपको इतनी लगान, आप इतनी भूमि ले रहे हैं, आपको इतनी लगान देनी पड़ेगी। नंबर चौथा क्या था? माप जो करने वालों को अपनी इच्छानुसार अपना शुल्क लेने की छूट दी गई थी, यानी कि जो खेती को मापता था, यानी कि उनको जो देखता था, है ना, कौन किसान कितनी लगान दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, किसकी उपज कितनी का हुई है, तो वो अपने इच्छानुसार अपने शुल्क नहीं ले सकते। उसके लिए सुल्तान ने अलग निश्चित राशि रख दी थी कि आप इतना ही ले लोगे। ठीक है, तो माप जो करने वालों की अपनी इच्छानुसार अपना शुल्क लेने की छूट दी गई थी। तो ये बात आपकी होती है गलत, यानी कि जो अधिकारी थे उनको अपनी इच्छा के अनुसार शुल्क नहीं ले सकते थे। वो राजा के जो राजा ने निर्धारित की थी उसी के अनुसार वो ले सकते थे। तो तीनों आपके सही है। शेरशाह ने विभिन्न प्रकार की फसलों पर राज्य के हिस्से के लिए दरें निर्धारित की। नंबर बी, शेरशाह ने बोई गई जमीन की माप पर जोर दिया। नंबर सी, प्रत्येक किसान द्वारा दिए जाने वाली मात्रा को पट्टा कहे जाने वाले कागज पर लिखवाया। चौथा क्या था? माप जो करने वालों की अपनी इच्छानुसार अपना शुल्क लेने की छूट दी गई थी। ये बात आपकी होती है गलत। कौन सा? डी। तो आपके बाकी तीनों सही है। तो आपको कौन सा कथन गलत है? डी। अगला प्रश्न 3091, कलानौर स्थान जाना जाता है अकबर के सम्राट के राज्यारोहण स्थल के रूप में, अकबर के जन्म स्थान के रूप में, हुमायूं के विवाह के स्थल के रूप में। तो प्रश्न क्या है? कलानौर स्थान जाना जाता है। तो कलानौर स्थान किस लिए जाना जाता है? तो वह था अकबर के सम्राट के राज्यारोहण के स्थल के रूप में। जब हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तब अकबर कहाँ था? पंजाब में, है ना। तो पंजाब में कौन सा स्थान था? कलानौर। तो
तो कलानौर में क्या होता है कि अकबर के सम्राट के राज्यारोहण स्थल के रूप में जाना जाता है, यानी कि इसका संरक्षक कौन था, बैरम खां अकबर का। तो इनका राज तिलक कर देता है, किसका, अकबर का। किस जगह, कलानौर में। ये कहाँ पड़ती है आपकी, पंजाब में पड़ती है। तो जी, तो कलानौर स्थान जाना जाता है अकबर के सम्राट के राज्यारोहण स्थल के रूप में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? लाहौर में, काबुल में, सरहिंद में, कलानौर में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न आपका क्या था, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था? कहाँ पर बैठाया गया था? कलानौर में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक स्थान पर अकबर को अपने पिता हुमायूं की दुर्घटना में मृत्यु होने के उपरांत मुगल राजगद्दी पर बैठाया गया था? लाहौर में, काबुल में, कलानूर में, सरहिंद में। तो कहाँ पर बैठाया गया था? आपको कलानूर में बैठाया गया था। ऑप्शन नंबर सी। तो निम्नलिखित में से किसी एक स्थान पर अकबर को अपने पिता हुमायूं की दुर्घटना में मृत्यु होने के उपरांत मुगल राजगद्दी पर बैठाया गया था? कहाँ पे? कलानूर में। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर, यानी कि जो इसने पुस्तकालय बनवाया था उसका क्या नाम था? दीन पनाह। तो हुमायूं की मृत्यु वो दीन पनाह से गिरकर होती है। अगला प्रश्न, फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? पटना से, सासाराम से, जौनपुर से, लाहौर से। प्रश्न क्या था? फरीद, यानी कि शेरशाह सूरी का पहला क्या नाम था? फरीद। जो बाद में शेरशाह सूरी बना ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? वह प्राप्त की थी आपकी जौनपुर से। तो शेरशाह सूरी ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? आपकी जौनपुर से। अगला प्रश्न, शेरशाह सूरी ने कहाँ पर शिक्षा प्राप्त की थी? कश्मीर में, बंगाल में, जौनपुर में, दिल्ली में। तो शेरशाह सूरी ने कहाँ शिक्षा प्राप्त की थी? आपकी जौनपुर में। अगला प्रश्न, हुमायूं आगरा में इस तारीख को सिंहासन पर बैठा? कब? 29 दिसंबर 1530 में, 7 जनवरी 1530 में, 23 सितंबर 1530 में, 16 फरवरी 1530 में। तो प्रश्न आपका क्या है? हुमायूं आगरा में इस तारीख को सिंहासन पर बैठा, कब बैठा था? वह बैठा था 29 दिसंबर 1530 में। तो हुमायूं आगरा की राजगद्दी पर कब बैठा था? 29 दिसंबर 1530 में। अगला प्रश्न, निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था? उस्मान, कामरान, अस्करी व हिंदाल। तो प्रश्न आपका क्या है? निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। हुमायूं के 3 भाई थे, तो इसमें कौन सा नाम नहीं है? वो नहीं है आपको उस्मान। कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये कौन थे? हुमायूं के भाई। हुमायूं के भाई कौन कौन से थे? कामरान, अस्करी और हिंदाल। तो निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं था। तो कौन नहीं था आपका? उस्मान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित समकालीन स्रोतों में से कौन सा एक खगोल शास्त्र व ज्योतिष शास्त्र के प्रति हुमायूं के अनुराग का चित्रण करता है? तुर्क बाबरी, तारीख रशीदी, हुमायूंनामा, कानून ए हुमायूनी। तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित समकालीन स्रोतों में से कौन सा एक खगोल शास्त्र व ज्योतिष शास्त्र के प्रति हुमायूं के अनुराग का चित्रण करता है? तो कौन सा बुक करता है? वह करता है आपका डी, कानून ए हुमायूनी। तो निम्नलिखित समकालीन स्रोतों में से कौन सा एक खगोल शास्त्र व ज्योतिष शास्त्र के प्रति हुमायूं के अनुराग का चित्रण करता है? कौन करता है? कानून ए हुमायूनी। अगला प्रश्न, मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन था? संग्राम सिंह, हेमू, छत्रसाल, पेशवा बाजीराव। तो ये किसका नाम है? संग्राम सिंह, राणा सांगा का नाम है ना, राणा सांगा का नाम संग्राम सिंह। तो हेमू, छत्रसाल और पेशवा बाजीराव। तो मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला एकमात्र हिंदू राजा कौन था? वह था आपका हेमू। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, मुगल बादशाह अकबर का जन्म निम्नलिखित में से किसके राजभवन में हुआ था? अस्करी, हिंदाल, मालदेव, बीरसाल। तो प्रश्न आपका क्या है?
मुगल बादशाह अकबर का जन्म निम्नलिखित में से किसके राजभवन में हुआ था? तो वह हुआ था आपका बीरसाल के। तो अकबर का जन्म किसके राजभवन में हुआ था? बीरसाल के राजा के भवन में। अगला प्रश्न, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम आक्रमण कब किया? 1531 में, 1532 में, 1533 में, 1536 ईस्वी में। तो प्रश्न क्या है? हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? कब किया था? 1532 में। तो हुमायूं ने कब? चुनार दुर्ग पर। तो चुनार दुर्ग पर आक्रमण कब किया था? 1532 ईस्वी में। अगला प्रश्न, गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? हुमायूं, बाबर, अकबर, जहांगीर। तो प्रश्न क्या आया था? गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुसलमान, है ना, तो मुगल शासक। तो मुगल शासक इसके पहले कौन था? बाबर। तो उसने तो गुजरात में युद्ध नहीं लड़ा था, तो किसने शुरुआत की थी? हुमायूं ने। तो गुजरात में सैनिक सफलता प्राप्त करने वाला पहला मुगल शासक कौन था? हुमायूं। तो ऑप्शन नंबर इसमें ए। अगला प्रश्न, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। तो आपको बताना है सबसे पहले हुमायूं ने कौन सा युद्ध लड़ा था? तो वह लड़ा था आपका देवरा कन्नौज चौसा सरहिंद का युद्ध, या चौसा देवरा कन्नौज सरहिंद का युद्ध, या सरहिंद देवरा चौसा कन्नौज का युद्ध, या देवरा चौसा कन्नौज सरहिंद का युद्ध। तो प्रश्न आपका क्या था? हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। यानी कि आपको सबसे पहले बताना कौन सा युद्ध लड़ा गया था। तो सबसे पहले देवरा का युद्ध, फिर आपका चौसा का युद्ध, उसके बाद आपका कन्नौज का युद्ध होता है, और फिर आखिरी में आपका सरहिंद का युद्ध। तो प्रश्न आपका क्या था? हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथिक्रम क्या है आपका? सबसे पहले देवरा का युद्ध, फिर आपका चौसा का युद्ध, उसके बाद आपका कन्नौज का युद्ध, आखिरी में आपका सरहिंद का युद्ध। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा प्रथम मुगल सम्राट था जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? हुमायूं, बाबर, जहांगीर, शाहजहां। तो वह कौन सा प्रथम मुगल सम्राट था जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? वह कौन था? वह थे आपके हुमायूं। तो हुमायूं पहले मुगल शासक थे जिन्होंने क्या किया था? बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व। तो निम्न में से कौन सा प्रथम मुगल सम्राट था जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? वह थे आपके हुमायूं। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैन्य सुधार, करेंसी प्रणाली में सुधार। तो नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको बताना है इसमें कौन कौन सही है। 1, 2, 3 सही है, 1, 2 सही है, 2, 3, 4 सही है, उपयुक्त सभी सही है। तो प्रश्न आपका क्या था? शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित थे राजस्व सुधार था, प्रशासनिक सुधार, सैन्य सुधार और करेंसी प्रणाली के में भी सुधार। तो आपके चारों सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा इसमें डी। तो शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित कौन कौन से थे? राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैन्य सुधार और करेंसी प्रणाली में भी सुधार। तो आपके चारों ही सही थे। अगला प्रश्न, अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और घटनाओं का सही कालक्रम नीचे दिए गए कूटों से पता करें। प्रांतों का गठन, घोड़ों को दागना, मनसबदारी व्यवस्था का प्रचलन, जजिया की समाप्ति। तो आपको मिलान करना है इनमें सबसे पहले कौन सी घटना घटित होती है। तो प्रश्न क्या था? अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और घटनाओं का सही कालक्रम नीचे दिए कूटों से पता करें। तो सबसे पहले अकबर क्या करता है? वह करता है जजिया की समाप्ति। तो अकबर का सबसे पहला कदम क्या होता है? जजिया की समाप्ति। उसके बाद वह क्या करता है? घोड़ों को दागना, यानी घोड़ों की दागने जिससे कोई अच्छे घोड़े पहचान किए जा सके। फिर उसके बाद वह क्या करता है? फिर करता है प्रांतों का गठन। तो अकबर क्या करता है? प्रांतों का गठन करता है। आखिरी में वह क्या करता है? मनसबदारी व्यवस्था का प्रचलन प्रसन्न के अनुसार, और भी उसके कार्य थे। तो अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और घटनाओं का सही कालक्रम नीचे कूटों से पता करें। तो सबसे पहले वह क्या करता है? जजिया कर की समाप्ति करता है। उसके बाद क्या करता है? घोड़ों को दागने की प्रथा शुरू करता है। फिर वह क्या करता है? प्रांतों का गठन करता है। और फिर क्या करता है? वह मनसबदारी व्यवस्था का प्रचलन। अगला प्रश्न, अकबर से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और नीचे दिए गए कूटों से घटनाओं का सही कालक्रम पता करें। देखते, उज़्बेक विद्रोह,
दाग व्यवस्था का प्रारंभ, कश्मीर विजय। तो आपको क्रम से बताना है कि इसमें कौन सा क्रम है, पहला दूसरा है या पहला है या तीसरा है, जो आपको बताना है। तो अकबर से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को पढ़ें और नीचे दिए गए कूटों से घटनाओं का सही कारणक्रम पता करें। तो आपको सबसे पहले वो क्या करता है, अकबर उज्बेक विद्रोह होता है उसके समय में, फिर दाग व्यवस्था का प्रारंभ करता है यानी घोड़ों को दागने की प्रथा, फिर आपका क्या करता है, कश्मीर विजय करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर होगा इसमें 1 2 3, किसमें है आपका, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर 1 2 3 बी में। तो अकबर से संबंधित घटनाओं को पढ़ें और नीचे दी गए कूटों से सही कारणक्रम पता करें। तो उज्बेक विद्रोह उसके समय में पहला होता है, फिर वह दाग व्यवस्था का प्रारंभ करता है, फिर वह कश्मीर विजय करता है। अगला प्रश्न, अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो आप बताना किसमें सबसे पहले क्या होता है, तजिया की समाप्ति, इबादत खाना का निर्माण, महजर पर हस्ताक्षर, दीनी इलाही की स्थापना। तो नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कूट दिए गए हैं आपके नीचे। तो प्रश्न क्या है आपका, सबसे पहले क्या करता है अकबर, जजिया की समाप्ति करता है, फिर वह इबादत खाना का निर्माण करवाता है, उसके बाद मजहर पर हस्ताक्षर करता है, फिर दीनी इलाही की स्थापना करता है। तो प्रश्न क्या था, अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले जजिया की समाप्ति, इबादत खाना का निर्माण, मजहर पर हस्ताक्षर और दीनी इलाही की स्थापना। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर आया आपका बी। अगला प्रश्न, भारत में मनसबदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की, जहांगीर ने, शाहजहां ने, अकबर ने, औरंगजेब ने। तो प्रश्न क्या है, भारत में मनसबदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी, वह की थी आपकी अकबर ने। तो मनसबदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी, अकबर ने। इससे पहले मनसबदारी व्यवस्था नहीं थी। तो भारत में मनसबदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी, अकबर ने। अगला प्रश्न, अकबर की मनसबदारी व्यवस्थाओं के बारे में अधोलिखित में कौन से कथन सही नहीं है। मनसबदार केवल सेना के अधिकारी होते थे, मनसबदारों की 33 श्रेणियां थी, मनसब आनुवंशिक आधार पर प्रदान किए जाते थे, सभी नागरिक एवं सैन्य अधिकारी मनसबदार कहे जाते थे, जात और सवार से मनसबदार की श्रेणी निर्धारित की जाती थी। निम्नलिखित मतों पर अपने उत्तर चुनिए कि इसमें कौन सा आपके सही है। 2 3 4 सही है, ये 1 3 5 सही है, 1 3 सही है, 1 4 1 सही है। तो प्रश्न क्या है, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था के बारे में अधोलिखित में कौन से कथन सही नहीं है। तो आपके कौन से कथन सही नहीं है, एक पहला कौन सा है आपका, मनसबदार केवल सेना के अधिकारी होते थे। तो ये बात आपकी गलत है। नंबर बी, मनसबदारों की 33 श्रेणियां थी, ये सही है आपका। मनसबदार आनुवंशिक आधार पर प्रदान किए जाते थे, ये भी आपका गलत है। चौथा क्या है, सभी नागरिक एवं सैन्य अधिकारी मनसबदार कहे जाते थे। चौथा, जात और सवार से मनसबदार की श्रेणियां निर्धारित की जाती थी। तो आपका इसमें कौन सा सही है, 2 4 5 सही है। तो 2 4 5 किसमें है आपका, ऑप्शन नंबर, सॉरी इसमें सही कौन सा नहीं है, है ना। तो सही नहीं है आपके 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी। तो आपके सही थे आपके 2 4 5, सही नहीं है आपके 1 और 3। तो एक बार प्रश्न और देख लीजिए, बड़ा प्रश्न है, अकबर की मनसबदारी व्यवस्था के बारे में अधोलिखित में कौन से कथन सही नहीं है। तो मनसबदार केवल सेना के अधिकारी होते थे, तो बिल्कुल गलत है ये ना। मनसबदारों की 33 श्रेणियां थी, ये सही है आपका। मनसबदार आनुवंशिक आधार पर प्रदान किए जाते थे, ये भी गलत है। सभी नागरिक एवं सैन्य अधिकारी मनसबदार कहे जाते थे। नंबर 5, जात और सवार से मनसबदार की श्रेणी निर्धारित की जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर होगा इसमें सी। अगला प्रश्न, विचार करें, कथन क्या है, मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ, कारण ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया गया। निम्न कोडिंग स्कीम से सही उत्तर का चयन करें। आपको बताना है कि दोनों सही हैं या दोनों मतलब व्याख्या सही नहीं सही है, या ए सही है या ए गलत है। तो प्रश्न आपका क्या है, 3111, विचार करें, कथन मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहां का उत्तराधिकारी हुआ, क्या ये सही है आपका। तो ये तो आपका बिल्कुल सही है ना जी। कारण बी, ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया गया, ऐसा नहीं था।
मुगल काल में क्या हुआ था, जो ताकतवर था उसमें पुत्र होता था वही अपने पास अपनी गद्दी खींच लेता था, है ना। जैसे औरंगजेब था तो उससे ज्येष्ठ पुत्रों से उसका अपने बड़े भाइयों से उसने युद्ध किया था, किसने, औरंगजेब ने। तो ये कारण आपका हो जाता है गलत। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ए सही है और कारण असत्य है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी। कथन क्या था, मुगल गद्दी पर औरंगजेब शाहजहाँ का उत्तराधिकारी हुआ था, बिल्कुल सही बात है, शाहजहाँ का पुत्र था, कौन, औरंगजेब था। नंबर बी, कारण क्या है, ज्येष्ठ पुत्र के उत्तराधिकार के नियम का पालन किया गया था, नहीं किया गया था, है ना। इसमें जो भी पुत्र योग्य होता था और जो अपने बलबूते पे गद्दी हथिया लेता था, अपने अपने भाइयों को मारकर गद्दी को अपने पास खींच लेना। तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया इसमें सी।